नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज और हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। एलनाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। पार्टी और प्रत्याशी अब सिर्फ डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकते हैं। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने ताकत झोंकी है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए खुद सीएम और डिप्टी सीएम चुनावी रण में उतरते हुए नजर आए हैं, तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने भी पूरी जान फूंकी। इनेलो नेता भी जोर शोर से प्रचार में जुटे और अब 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को जनता जनार्दन का फैसला साफ हो पाएगा। और जरा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि एलनाबाद उपचुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और जरा आप इन आंकड़ों के जरिए देखिए, क्योंकि वोटिंग 30 अक्टूबर को होगी, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे और इसी के साथ 1,86,103 वोटर हैं एलनाबाद सीट पर। 211 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं तय कर दी गई हैं। पूरी तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला। गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट चुनावी मैदान में। अभय सिंह चौटाला, इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया विधायक पद से और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। पवन बेनीवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त मैदान में है। तो ये मुकाबला जो है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि किसान आंदोलन का शोर भी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लगातार द्वारा बताया जा रहा है कि किसानों के हित में बहुत सारे काम किए गए, लेकिन जनता किसके साथ जाती है, इस उपचुनाव का परिणाम क्या सामने आता है, वो देखना होगा। तो एलनाबाद उपचुनाव का दंगल जो कि अपने आप में बेहद दिलचस्प है और इसमें मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। हालांकि राकेश टिकैत किसान संगठन के नेता वो भी आते हैं और वो इनडायरेक्ट वे में यहाँ किसी एक शख्स के लिए समर्थन भी करते हैं और साथ ही साथ इस पूरे चुनाव के अंदर किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ता है ये अपने आप में देखना होगा। हालांकि गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, हाल ही में उनको पार्टी ज्वाइन कराई गई और पार्टी ज्वाइन कराने के तुरंत बाद ही उनके टिकट का ऐलान हो जाता है। इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि आप एलनाबाद के सियासी समीकरण क्या बताते हैं, क्योंकि एलनाबाद में बहुत हद तक जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान हैं, वो बहुत हद तक अच्छी खासी संख्या में है। जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए एलनाबाद सीट पर जो उपचुनाव आखिर क्यों हो रहा है। कृषि कानून वापसी नहीं होने पर अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था और इसी वजह से ये सीट खाली हो गई थी। 27 जनवरी 2021 को अभय चौटाला ने अपनी विधायक पद से इस्तीफा दिया था और किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अभय चौटाला एकमात्र विधायक बने। अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि कृषि कानून वापसी को लेकर के वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं और इस इस्तीफे के बाद से ही इस सीट के ऊपर लगातार ये सवाल उठ रहा था। और हालांकि अब जब वापस से उपचुनाव होना है तो विपक्षी जितने भी दल हैं, जितने भी तमाम दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनका बार बार ये आरोप है कि अभय चौटाला को अगर इस्तीफा ही देना था तो वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और इन्हीं कुछ सवालों को लेकर के लगातार अभय चौटाला को घेरा जा रहा है। हालांकि अभय चौटाला अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि किसानों के हित में हमें लगातार जनता के साथ उतर करके उनके हकों की लड़ाई उनको लड़ना होगा। वही सवाल कई हैं। सवाल ये कि इंतजार कितना आखिर करना होगा। एलनाबाद उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, जनता किसके साथ है, किस पर आखिर विश्वास जनता करेगी, ये अपने आप में देखना दिलचस्प है। लेकिन प्रचार में दबंगई की बार बार क्यों आखिर गूंज सुनाई दे रही है, ये आखिर बार बार क्यों कहा जा रहा है कि दबंगई इस चुनाव के अंदर देखी जा सकती है, तो ऐसा क्यों इस बात की गूंज नजर आ रही है। जरा इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। इनेलो से हमारे साथ प्रवक्ता रजवन डहीनवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजवन जी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत विधु रावल जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे उपचुनाव को लेकर के अलग अलग बयान देखने को मिले हैं, चाहे किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत का बयान हो, चाहे तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की अपनी बयानबाजी हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की इस उपचुनाव के अंदर दावेदारी कितनी आपको मजबूत नजर आ रही है और क्या कारण है इसके पीछे? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हेलो रावल साहब बताइए। हेलो विधु रावल जी आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में है कितनी मजबूत दावेदारी है। तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का बड़ा फैक्टर है और ये चुनाव पर बहुत हद तक असर डालेगा। आपको क्या नजर आता है? जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विजय की ओर
चल पड़ी है। जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को एलनाबाद की जनता का मिल रहा है, मैं स्वयं आज अनेक गाँव में था। बहुत गाँव में हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से मिले जुले, उन्होंने कुछ कार्यक्रम किए हुए थे। जनता का जिस प्रकार से उत्साह देख रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लेने की जिस प्रकार से लोगों में होड़ मची हुई थी अब तक, अब तो चुनाव प्रचार पूरा ही हो गया। निश्चित तौर पे हम एक बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ चुके हैं। जनता अपने जनप्रतिनिधि की पिछले 3 दशकों से उन पर राज कर रहे थे, उनसे सवाल पूछ रही है बारंबार कि एलनाबाद की जनता को उन लोगों ने दिया क्या। वो रिपोर्ट कार्ड पता कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि आपने यहाँ से चौधर के तौर पर लोगों से वोट ली और अपनी राज्य के अंदर सरकारें बनाई, लेकिन एलनाबाद की जनता को क्या मिला, इस बात को लेकर लगातार निरंतर जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। और उन प्रश्नों से बचने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के लोग जो हैं वो इधर उधर की बात करते हैं, कभी कहीं महंगाई की बात करते हैं, कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर ले जाते हैं, कभी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ले जाते हैं, कभी काल्पनिक मुद्दों पर ले जाते हैं। लेकिन जनता इस बार बार जो है उनसे विकास की बात पूछ रही है कि आपकी प्रदेश के अंदर लगातार सरकार रही, आपने उन सरकारों का नेतृत्व किया, लेकिन एलनाबाद आज भी प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में कैसे रह गया। जरा जवाब ले लेते हैं रजवंत दहिंदवाल जी। ये कहा गया है कि सत्ता में तो आप भी रहे ना, सरकार तो आपकी भी रही है, लेकिन जब आपकी सरकार थी, आपका जो एरिया है, आपका जो इलाका है, वो आखिर इतना पिछड़ा क्यों है, वहां पर विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए राहुल साहब, ये ना विदु राहुल जी प्रोफेसर साहब हैं, तो एक चुनाव को जीतने के लिए मतलब कि खुशहाल इलाके को पिछड़ा हुआ बता के, और आप उस इलाके से फिर वोट की भी उम्मीद कर रहे हैं। वो तो हालांकि वोट आपको वो इलाका नहीं देगा, लेकिन उस इलाके में जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी देवीलाल ने जो काम कराए थे, वहां की जनता इसीलिए उनका प्यार प्रेम से तभी तो उनको मान रही है, तभी तो उनको बार बार जिताने का काम कर रही है। रही बात ये 2000 जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, उस समय जो काम हुए थे, जो नहरों के जो जाल बिछे थे, जो सड़कों का जो काम हुआ था, जो वहां पे जो समस्याएं थी, जो वहां की मूलभूत समस्याएं थी, उनका जो काम करने का काम किया था, आज ये जो सरकार है ये तो वहां पे उसके मरम्मत भी कराने के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं जो अपने दमखम से कम उस इलाके का उन्होंने उद्धार किया हुआ है। वो इलाका वास्तव में खुशहाल है। अगर ये सरकार कुछ करने को तैयारी थी तो ये चौधरी अभय सिंह चौटाला लगातार एक मुद्दे को उठा रहे थे, वहां पे नशे का, चिट्टे का। क्या इस सरकार ने बताया पर इस नशे के बचाव के लिए, रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए? अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा नशे के मुद्दे को उठाया है। ये इस खुशहाल इलाका अगर वहां पे जा रहा है, नशे की गर्त में जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम उठाए। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही और नशे में, चिट्टे के कारोबार में संलिप्त थे। ये लोग वो हैं जो एक तरफ ये कहते थे कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाते हैं, और आज ये उन्हीं बेटी के हत्यारों के साथ मिलकर और अपनी सरकार को अपना कैंडिडेट उतार दिया उसने, उनके साथ चुनाव के लिए वोट का प्रचार कर रहे हैं। इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो ये वहां पे भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां पे जा रहे हैं। हकीकत तो वहां की जनता को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि इसमें किसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसान नहीं रोक रहे हैं, बल्कि राजनीतिक दल के लोग रोक रहे हैं उनको। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? क्या किसी राजनीतिक दल में कोई किसान नहीं हो सकते? क्या बीजेपी में किसान नहीं है? क्या जेजेपी में किसान नहीं है? क्या ये मुद्दे की बात पर आ गए। राजवंत जी ने अभी बड़ा अच्छी सुंदर बात कही। अब ये मुद्दे पर आ गए। इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल में क्या किसान नहीं होते। दरअसल ये जो किसान विरोधी इन्होंने अपना एक विचार बना लिया था, अपना स्टैंड बना लिया था किसान विरोधी, ये उसकी कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट इनकी बाहर निकल रही है। इनके हल्के के प्रधान, इंडियन नेशनल लोकदल के हल्के के प्रधान वो रणबीर जोधका को लोगों ने टीवी पर कोट किया, किस प्रकार एक दलित मंत्री, पूर्व मंत्री की गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया, किशन बेदी की गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया, टारगेट किया गया। अरे 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 दलित का नाम सुनकर इतना ज्वलित हो गए राजवंत भाई, दलित का नाम सुनकर इतना ज्वलित हो गए, इतनी नफरत करते हो दलित से। चलिए ठीक है, नाम सुनते ही आप उछल पड़े, इतनी नफरत करते हो दलित से। और इसीलिए ही आपको जनता गरीब जनता जो है, शोषित और वंचित जनता जो है, आपके इसी चरित्र को देखते हुए, अरे दलित का नाम सुनते इतने ज्वलित हो गए। आप दलित का नाम भी नहीं सुनना चाहते, आप नाम भी नहीं सुनना चाहते दलित का। आपका दलित को आपने टारगेट किया। ठीक है सर, सुनिए ना। ठीक है सर, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में है, मैं जरा उनका भी रुख कर लेता हूं, उनको भी जरा चर्चा में शामिल करते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है
कि भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार में मौजूदा वक्त में, क्योंकि उनकी प्रदेश के अंदर सरकार है, केंद्र की सरकार है, और बार बार जनता के बीच में जाकर के कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और इसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, और आगे अगर आप जिताते हैं तो इस इलाके को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाएगा। आपको इसमें क्या नजर आता है? शुभेंदु जी, जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए, हरियाणा प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, लोगों के जीवन के लिए कुछ मूलभूत चीजें होती हैं जो बड़ी अहम होती हैं, और सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है कि उन मूलभूत चीजों का निर्वहन करे, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, उनको निर्वहन करने में ये डबल इंजन की दुष्यंत जी की और मनोहर जी की सरकार नाकामयाब रही है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, 3 जिले और शाइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के। तीनों जिलों की सड़कें आप देख सकते हैं, आपके सम्मानित चैनल ने भी दिखाया है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं आता हूं, दलित की बड़ी चिल्ला चिल्लाकर विदु रावल जी बात कर रहे थे, तो हाथरस इनकी मोदी जी की राज में होता है, केंद्र की सरकार में होता है, भाजपा शासित प्रदेश में होता है। अभी आगरा के अंदर अरुण वाल्मीकि जी को मारा गया, और महिला उत्पीड़न की बात में हरियाणा की फरीदाबाद की, बल्लभगढ़ की कर लेता हूं। आज 1 साल हो गया है पूरा, जो निकिता तोमर हत्याकांड है बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर जिसको शूट किया गया था, तो महिलाओं के ऊपर अपराध निरंतर बढ़ता गया जब से सरकार बनी डबल इंजन की, और भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में। सर, बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उस अगर आप उस मामले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो वो तो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही खड़े कर रहे थे ना उस वक्त भी। शुभेंदु जी, हाँ। सरकार सत्ता से पूछा जाता है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में, चाहे राहुल गांधी जी है, चाहे प्रियंका गांधी जी है, चाहे हमारी नेता कुमारी शैलजा जी है, हुड्डा साहब है, बंसल साहब है, रणदीप जी है। आपने देखा कि 3 कृषि काले कानूनों का विरोध देश के किसान ने किया, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई, और कुरुक्षेत्र के अंदर राहुल गांधी जी ने, इन्होंने चैलेंज किया, इनके गृह मंत्री अनिल विज साहब ने चैलेंज किया कि हम राहुल गांधी को कुछ नहीं देंगे। एक कद होता है, एक पद होता है, एक हस्ती और हैसियत होती है। राहुल गांधी एक भारत केसरी पहलवान है, और अनिल विज साहब तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, वैसे स्वास्थ्य मंत्री है वो। कौन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। बेटी बचाओ, पहलवान बताया अभी भी, बेटी बचाओ, किसान बचाओ यात्रा कुरुक्षेत्र में हुई, हरियाणा का किसान इकट्ठा हुआ, लेकिन पीपली के अंदर 400 किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए, लाठीचार्ज हुए, और सीएम सिटी मुख्यमंत्री के शहर में करनाल में एक एसडीएम स्तर का अधिकारी कहता है किसानों के लिए कि डंडे से सर फोड़ दो, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर मुख्यमंत्री जी सारी परिधि सीमा को पार करते हुए, मानवता का हनन करते हुए, मानवता को मौत से खरोचते हुए, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो कानून संविधान से बड़े नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब कहते हैं, बड़ा दुर्भाग्य। यानी कि आपको लगता है कि किसान आंदोलन का जो विषय है, जो मुद्दा है, ये इस उपचुनाव पर हावी रहने वाला है, यानी कि ये जो किसान आंदोलन की जो आग है, इसकी जो तपिश है, इस उपचुनाव पर रहने वाली है। मैं राजेंद्र जादौन जी के पास जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेने के लिए पहुंच रहा हूं। राजेंद्र जी, मैं प्राथमिकता है, कल भी था, आज भी और आगे भी है। अन्नदाता है, किसान इस देश की आत्मा है, और हम किसान के साथ जब सहन नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इस उपचुनाव में केंद्र में किसान ही रहने वाला है। राजेंद्र जादौन, ये इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप महंगाई को लेकर के कुछ नहीं कर रही मौजूदा वक्त की सरकार। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आज भी किसानों का मुद्दा जीवंत है, और इस विषय को इस उपचुनाव के अंदर रखा भी जाएगा और जनता इसको लेकर के वोट भी करेगी। कितना प्रभाव आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, किसान आंदोलन जो एलनाबाद उपचुनाव जो है किसान आंदोलन पर ही आधारित है, क्योंकि वो अवैध सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया, और फिर उनका ये कहना है कि मुझे दोबारा जिताइए, अगर आप जिताते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो ये साबित होगा कि सरकार को उन कृषि कानूनों को वापस लेने की जरूरत है। तो किसान आंदोलन और कृषि कानून ही इस उपचुनाव की धुरी बन चुके हैं। अब ठीक है कि आप विकास का मुद्दा ले आए, तो तमाम जो प्रतिद्वंदी हैं उनको चुनाव जीतने का उनकी अपनी रणनीति बनाएंगे, तो वो कोई ना कोई मुद्दा तो लेकर ही आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर विकास का मुद्दा आ गया, तो ये सवाल, तो ये क्वेश्चन मार्क तो बीजेपी की पिछली और मौजूदा सरकारों पर भी लगता है, क्योंकि जब 2014 में बीजेपी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला और सरकार बनाई, तो उन्होंने सबसे पहले नारा दिया सबका साथ सबका विकास।
बाद में उसमें विश्वास जोड़ दिया। तो जब सबका साथ सबका विकास और विश्वास था तो आपने एलनाबाद में विकास क्यों नहीं करवाया? अगर वो पिछड़ गया तो अभय सिंह चौटाला पर ही क्यों सवाल उठा रहे हैं? आप ये भी तो देखिए कि आप सबका साथ सबका विकास करना था आपको, तो आपने एलनाबाद को छोड़ क्यों दिया? बात बताते हैं। पिछले 5 साल और 2 साल ये जो 7 साल के 7 कमाल आप दिखा रहे हो, तो उसमें आप अपनी गिरेबान भी तो झांकिए कि वो एलनाबाद अगर पिछड़ा है विकास में तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती थी। सर लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकार रही है, सत्ता में वो भी रहे हैं, सरकार उनकी रही है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कह दिया जाता है ना कि एक क्षेत्र का भी उन्होंने विकास किया, रोहतक और रोहतक के आसपास उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर काम किया, तो ऐसा क्यों नजर नहीं आया? हालांकि रजवंत डहीनवाल तो बार बार ये कह रहे हैं, ये स्टैंड ले रहे हैं कि एलनाबाद आप उतना पिछड़ा देख रहे हैं, लेकिन एलनाबाद में बहुत हद तक विकास हुआ है। लेकिन बाकी अगर राजनीतिक दलों के नेताओं से आप पूछेंगे, प्रवक्ताओं से पूछेंगे, कहेंगे कहां है विकास? नहीं, वो देखिए, ये बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास के जो नारा है, ये इस पे दिखावे मात्र का नारा है, इस पर खरी नहीं उतर रही है। ये देखिए बड़ौदा में भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव उपचुनाव होने के बाद और वहां बीजेपी के हारने के बाद वहां कोई डेवलपमेंट के जो वादे किए गए थे वो कुछ नहीं हो रहा। जींद में जब उपचुनाव हुआ तो वहां भी ये सवाल खड़े किए गए कि वहां तमाम पानी की समस्या है, शहरी सीवरेज और ये तमाम तरह की समस्याएं आई थी। तो बीजेपी सरकार क्या कर रही है? क्या खोखले दावे करने का ही काम कर रही है? ठीक है, जरा रावत साहब जरा जवाब दीजिए, उसके बाद रजवंत जी आता हूं आपके पास। हाँ रावत साहब जवाब दीजिए। हाँ, 3 लोगों ने सवाल पूछा, मुझे उम्मीद करूंगा कि तीनों का जवाब देने का अवसर मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवक्ता यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा कि एलनाबाद के अंदर तो विकास की आवश्यकता ही नहीं है, एलनाबाद तो खुशहाल है। अरे शिवेंदु जी, ठीक है रजवंत जी, ठीक है, हाँ विकास अच्छा भी करा लो, कमी नहीं रहती उसकी, लेकिन आप नहीं, ठीक है सर, ठीक है, जरा सुनिए ना, आपको मैं मौका दूंगा। ठीक है रजवंत जी, मौका दूंगा। रावत साहब जरा जल्दी से जवाब सुन रहा था मैं, नहीं जल्दी सुनिए, सवाल है मुझसे तो मुझे उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए। आप जब अटपटी बात कह रहे थे राजवंत जी, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं उम्मीद करूंगा उतनी कर्टसी आप मेरे लिए भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल लोकदल के अभी वो कह रहे थे कि एलनाबाद के बारे में तो इनको, एलनाबाद के अंदर तो बहुत खुशहाली है, बहुत विकास है, और मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि अभय सिंह चौटाला का यहाँ इलाका रहा है, तो अभय सिंह चौटाला तो खैर यहाँ मिलते नहीं थे, लेकिन कभी कभार जो है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जरूर आए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि बरवाली के अंदर एक सड़क नाम की चीज नहीं थी आज तक। इसके अलावा नथुसरी चोपटा का जो है जगह, जो इतना बड़ा एक इलाका विकसित हो सकता था, व्यापार के लिए हो सकता था, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा मैं एक करके गांव के नाम बताऊं आपको, कागदाना की बात करूं, निवारण की बात करूं, तो एक करके गांव, रंधावा की बताऊं ना, बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर आधारभूत जो समस्याएं हैं उनसे जूझ रहे हैं ये सारे स्थान। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी पूरी बात में इधर उधर की निकिता तोमर जी, जो कि आज दुखद उनका आज पुण्यतिथि भी है, लेकिन सब तरह की बात की, एलनाबाद का नाम तक भी नहीं लिया। यही तो एलनाबाद की जनता इसी बात का तो बदला लेने वाली है। अब ये गलत है। जितेंद्र जी, मुझे पता है आपको डिलीवरी करनी आती है, मुझे पता है। जितेंद्र जी सुनिए, मैं आपको वापस से मौका दूंगा। जितेंद्र चंदेलिया, ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा ना, मैं आपको मौका दूंगा। ठीक है रावत जी बताइए जल्दी से। मुद्दे से भटकेंगे मैं बोलूंगा। हाँ, आप तो मुद्दा उठाओ ही ना, और जब दूसरा बोलने लगे उसके बीच में टपक जाओ। अरे 2.5 लाख करोड़ का हरियाणा की जनता पर बेरोजगारी के, नहीं ठीक है सर, समय देखिए एक एक करके अपनी बात रखिए, ठीक है जितेंद्र जी, मैंने आपको मौका दिया था, आप जरा सुनिए, आपने सवाल किया ना, आप जरा जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए जरा। ठीक है रावत जी जवाब दीजिए जल्दी से सर। असल में आप फिर जल्दी कह रहे हैं जी, आप समय क्योंकि इससे पहले भी दिया आपको। हाँ सुनिए, तो मैंने बड़ी शांति से इनकी बात सुनी कि कुर्सी से उछल कर जिस प्रकार से टोकते हैं, इनकी बौखलाहट है सामने आती है, इन्हें नहीं टोकना चाहिए। लेकिन खैर, कांग्रेस के प्रवक्ता को एलनाबाद का नाम भी नहीं सूझा, पूरे अपनी उन्होंने 3 मिनट खराब किए। और ये साबित क्या करता है, ना तो कांग्रेस के पास ना ही लोकदल के पास एलनाबाद को लेकर कोई विजन है, कोई विचार है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही विकास की बात कर रही है। किसान आंदोलन क्या इस उपचुनाव पर हावी रहेगा? किसान आंदोलन क्या इस उपचुनाव पर हावी रहेगा रावत साहब? मैं हैरान हुआ शिवेंदु जी, जब वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने जब कहा कि विकास तो कोई मुद्दा ही नहीं है,
आप इस प्रकार से इतना लाइटली लेते हैं एलनाबाद के लोगों को। इसी बात का तो सबक सिखा रही है एलनाबाद की गरीब जनता। आपने एलनाबाद से केवल राजनीतिक अपने तौर पर जब आपने नाखून कटवाकर शहीद होने की बात हुई अभय सिंह चौटाला की, तो बलि किसको चढ़ाया? एलनाबाद की जनता, जिसने 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, इस विश्वास के साथ भेजा था कि विधानसभा के अंदर अभय सिंह चौटाला विषय उठाएंगे। मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता यहां पर सामने बैठे मेरे भाई हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा आपकी डिबेट में इस सवाल का उत्तर भी मिलेगा। वो बता दें, वो 3 बार अभय सिंह चौटाला यहां से विधायक रहे, वो एक भी प्रश्न उन्होंने, एक भी चिट्ठी अगर लिखी हुआ एलनाबाद के विकास के लिए, उस चिट्ठी का उल्लेख करके बता दे, वो विधानसभा के पटल पर एक सवाल उठाया तो बता दे। तीसरी बात मैं बड़ी जल्दी से खत्म करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय को यह भी बताऊंगा, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की व्यवस्था है ना, उसमें जनप्रतिनिधि को आधारभूत मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको उठाने का अपनी बात होती है, लेकिन शायद वरिष्ठ पत्रकार को लगता है कि यहाँ पर केवल जरा जवाब बात तो पूरी करने दीजिए। इतने समय तक सर मैंने बहुत समय दिया आपको, मैंने बहुत समय दिया, अब बाकियों का भी समय। ठीक है रजवन जी जरा सुनिए। रजवन जी, इतने समय तक इस विधानसभा सीट से अभय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक चुन करके आए हैं। आखिर जो बार-बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सर सुनिए ना, आप नहीं उत्तर तो देने दीजिए। हाँ तो सर आपको समय दिया ना मैंने आपको। देने दीजिए। हाँ, हमने सेम की समस्या को दूर किया। बाकी भी है सर, बाकी पैनलिस्ट भी है जरा। ठीक है तक अगर पानी पहुंचा रही है तो मनोहर लाल की सरकार पहुंचा रही है, अंतिम टाइम तक किसी ठीक है सर, ठीक है रजवन जी, इतने समय तक अभय सिंह चौटाला जो इस विधानसभा सीट से चुन करके आते रहे, बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रावत साहब ये कह रहे हैं कि आपने इतने समय तक काम यहाँ पर रहे, आपने जनता के साथ जुड़े, जनता ने आपको चुन करके भेजा, लेकिन उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। देखिए मैं बता देता हूँ, क्या वो पुरानी चीजें हैं, क्या जनता को याद नहीं रहेंगी? मैं बता रहा हूँ, इस इलाके में सेम की एक समस्या थी। अभय सिंह चौटाला जी ने सेम की समस्या का मुद्दा कई बार विधानसभा में उठाया। दूसरी बात मैं एक चीज आपको बताता हूँ, नोट कीजिए, चिट्टे की नोट कीजिए, ये कह रहे हैं सेम की समस्या थी, इसको सुलझाया किसने? मनोहर लाल जी ने। भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पे जो अपने आप को नेता बताते हैं उनके बारे में खुल के बताया था कि यहाँ पे कौन कौन आदमी यहाँ पे नशे का कारोबार करते हैं। क्या सरकार ने उन पर लगाम लगाने की कोशिश की? अगर वहां पे पूरा सिरसा की, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सिरसा जिले को भी लिया है, अकेले ये नहीं है कि एलनाबाद के लिए। अगर नशा एलनाबाद में है तो सिरसा में भी है, सिरसा में है तो एलनाबाद में भी है। आप ये क्यों कहते हैं कि एक अकेले? आप तो अब आपको मैं बता देता हूँ, आप कभी अभी गांव में गए सिरसा के? 7 साल हो गए आपकी सरकार ने, आप बताओ आपकी सरकार ने वहां पे क्या काम किया? वहां के लोगों पे मैं बताता हूं, एक-एक करके बताता हूं हमने क्या किया। एक मिनट, हमने जो किया मैं बता देता हूं। नहीं ठीक है रावत साहब सुनिए ना, सुनिए अभी उनका टर्न है सर, सुनिए मैं आपके पास वापस आता हूं। मेरी पूरी कर लेनी चाहिए फिर से बात। इनके जिला प्रधान आदित्य चौटाला जी वहां पर भेड़ लेके गए थे नगर परिषद में, शायद आपके ध्यान है, वो आपके जिला प्रधान थे। जब आपकी सरकार में आपके जिला प्रधानों के काम नहीं हो रहे तो और तो कोई उम्मीद क्या करेगा? दूसरी चीज, अभी आपके जींद में जब चुनाव हुए थे तो आपने वहां पे कहा था कि डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पे काम करेंगे, मंत्री बनेगा, सब कुछ बनेगा। आपने जींद वाले को क्या बना दिया? जींद का हाल क्या कर दिया? बड़ौदा में जो घोषणाएं करके आए थे उसके बाद आपने कभी बड़ौदा में जाके देखा है? वहां के जींद के विधायक का तो ये बयान आया था कि इनसे अच्छे तो आतंकवादी हैं, और आप अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप थोड़ी सी शर्म करो, जनता की थोड़ी सी सोचो। राजनीति करने के बहुत से वक्त आएगा, लेकिन आप अगर 7 साल में अगर जनता का भला करने का काम करते तो आज प्रदेश खुशहाल होता। शब्दों की मर्यादा रखें तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मर्यादा रखें, लेके जाने की जरूरत नहीं होती। रजवन जी शब्दों की मर्यादा रखें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रदेश की और देश की जनता सुनती है, अगर शर्म करने की आपको आइडियल मानती है, तो शब्दों का चयन सही से होना चाहिए। ठीक है जितेंद्र चंदेलिया जी, जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मैं आता हूँ। ठीक है सर जितेंद्र जी, मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ। नहीं, आपके गुंडों को रोकने के लिए। ठीक है जितेंद्र जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ लगातार। राजेंद्र जी, अब ये 2 विषय हैं। एक तो पहले क्योंकि अभय सिंह चौटाला को इस विधानसभा सीट से देखा गया है, जनता ने देखा है, वो विधायक चुन करके पहुंचे, उन्होंने कितना काम किया जनता बहुत भली भांति जानती है। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें मौका दीजिए। आप देखिए कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त मैदान में है। क्या वाकई में आप कह रहे हैं कि चुनावों के शोर के अंदर जो असल मुद्दा है वो विकास का है या किसान आंदोलन ही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कुछ भी कहते रहे, मैंने ये कहा है कि ये विकास का मुद्दा उठा रहे हैं कि वो पिछड़ा रह गया। तो भाजपा क्या कर रही थी 2014 से? सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक क्यों नहीं हुआ?
मैं कहां नकार रहा हूं कि विकास नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा जवाब है, देने दीजिए लेकिन ना इस पिछड़ापन बात पे। है तो बीजेपी ने क्या किया? सवाल इस पर ये जवाब है भी तो देना कि चाहता हूं। क्या अवैध सिंह ने वहां एलनाबाद क्षेत्र में जाने के सरकारों के रास्ते बंद कर दिए थे, या बीजेपी के नेता वहां नहीं जा सकते थे, या मुख्यमंत्री वहां दौरा नहीं कर सकते थे? उन्होंने क्यों नहीं देखा? अगर वो नहीं उठा रहे थे तो उनके पास बीजेपी के जरिए तो कोई शिकायतें आ रही होंगी। क्या वो इस उपचुनाव का इंतजार कर रहे थे कि जब उपचुनाव आएगा तभी हम ये इशू उठाएंगे? ये सवाल का जवाब देंगे क्या? ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब मैं लूंगा, देना चाहता हूं। जवाब लूंगा, लेकिन शिवेंदु जी, जितेंद्र जी जरा जवाब दीजिए। ठीक है, आप भी चर्चा में शामिल होइए। हाँ शिवेंदु जी, हाँ, मैं रावत जी आता हूँ, आपसे जवाब लूंगा। हाँ जितेंद्र जी, जो एलनाबाद के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत मनोहर जी की, एक भी कोई मदर यूनिट वहां के बेरोजगार युवाओं के लिए, शिक्षित युवाओं के लिए अगर एक भी कोई मदर यूनिट वहां पर लगाई हो तो ये बताएं। कोई मेडिकल कॉलेज उन्होंने, कोई मूलभूत समस्याओं तक का निदान इन्होंने किया हो तो बताएं। तो तीनों कृषि काले कानूनों का विरोध जो देश का किसान, प्रदेश का किसान कर रहा है, और हमारी नेता हरियाणा की कुमारी शैलजा जी हुड्डा साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ौदा के अंदर इनकी बड़ी बड़ी घोषणाएं थी। बड़ौदा में एक भी इनकी चुनावी घोषणा अगर इन्होंने पूरी की हो तो आप बताइए। पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का बवाला में किसान को मारा जा रहा है तीनों कृषि काले कानून लाके यहाँ पर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, 700 से ज्यादा देश का किसान शहादत दे चुका है। और हरियाणा के जो हालात है, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है हरियाणा प्रदेश के ऊपर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रावल साहब ये कहते हैं, विधु रावल जी ये कहते हैं कि हमने विकास किया है। विकास कहां पर आपने किया? आपने तो मजाक उड़ाया बेरोजगार शिक्षित युवाओं का, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आपके समय में पेपर लीक हुए, आपने भर्तियां रद्द की है, आपके समय में पेपर होते ही नहीं थे। आप लोग घर में बिठाकर लोगों को नौकरियां देते थे, अपने मनपसंद लोगों को। मनोहर दुष्यंत की सरकार में आप देख सकते हैं किस प्रकार निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार शिक्षित युवाओं की, कर्मचारियों की सरकार नहीं है। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमने बड़ौदा में चुनाव जीता। वहां एक आम व्यक्ति की जीत हुई, वहां किसान मजदूर की जीत हुई, या बेरोजगार युवा की जीत हुई। उसी तरीके से जितेंद्र जी, इस फाइट में कांग्रेस पार्टी है? इस फाइट में कांग्रेस पार्टी कहां पर है? हमारे आपका मुकाबला किससे है? है, उनकी विजय होगी, कांग्रेस पार्टी की वहां पर जीत होगी। सत्ता में रहकर बड़ौदा में हम लोग को रहा है। मुझे इस भयावह हालात जो हरियाणा में इन्होंने बना दिया, देश में बना दिए, और तो कल की फरमान ही जारी करते हैं। सुरेंद्र जी, मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है। दोनों पार्टियों के पास, सुरेंद्र जी सुन लीजिए, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूँ। लेट्स मी कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी बात को एक पंक्ति से। मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है, तानाशाही जो माहौल है हरियाणा देश का, कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचे, और साहिब वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी मसलों से कहो, मेरे मुताबिक सोचे। इनके तुगल की फरमान, 3 कृषि काले कानून, पेपर लीक मामला, शराब रजिस्ट्री घोटाला, इलाहाबाद के अंदर बेरोजगार युवा, टूटी सड़कें, मूलभूत समस्या, इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक है, ये बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, विधु रावल जी जरा जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी, आपने अपना पॉइंट रखा है। जरा आपने कई सवाल किए हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। विधु रावल जी, सवाल तो ये है कि प्रदेश, ठीक है, प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है। जितेंद्र जी, ठीक है, आपने पॉइंट रख लिया है सर, आपने सवाल रखा, जरा जवाब सुन लेते हैं। रावत साहब, जरा जवाब इस बात पर दीजिए कि विधायक अगर बेशक अभय सिंह चौटाला किसी दूसरी राजनीतिक दल के, लेकिन आपने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्यों नहीं वहां पर विकास किया गया? नहीं हुआ ना, बता रहा हूँ हुआ। देखिए, ये बड़ा हाँ मेरे भाई, बता रहा हूँ, धैर्य तो रखिए, सुनिए, अब सुनिए रावत साहब, बताइए। ठीक है सर, तो बताइए। हाँ, ये जो हल्का है, जिसको बड़ा खुशहाल बताया, मैं भी उम्मीद करूंगा कि अब ये बड़ी खुशहाल हो ही जाएगा, अच्छा जनप्रतिनिधि मिलेगा तो खुशहाल हो जाएगा। ये बड़ी 2 विचित्र तरह की समस्याओं से घिरा हुआ था। एक ही हल्के में 16, 17, 18 गांव तक सेम की समस्या, जहां की थोड़ी सी भी बारिश होने पर जल भराव होता और जो है फसल खराब हो जाती। दूसरा, इसी हल्के में यहाँ पानी की समस्या, सिंचाई के लिए पानी नहीं था।
एक ही हल्के में हमने दोनों समस्याओं को किस प्रकार से सेम की समस्या को हल करने के लिए मनोहर लाल की सरकार ने तो 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर समस्या हल करने की, जो कि लगभग बड़ी तेजी से अब जो है उस हम बढ़े हुए हैं, इसलिए अब कोई इसकी ज्यादा बात भी नहीं जमीनी स्तर पर कोई काम अरे नहीं जितेंद्र जी, जरा सुनिए ना। ठीक है ठीक है, पहले सुन तो लीजिए, आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुनिए ना। ठीक है इनकी आवाज बंद कर दिया। जितेंद्र जी, अपनी बात बोल ले। जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र चंदेलिया जी, इस तरीके से नहीं चलेगा सर, इस तरीके से नहीं चलेगा। जितेंद्र जी जरा सुनिए, जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र जी सुनिए मेरी बात। देखिए डिबेट खराब नहीं होगी, प्लीज इस तरीके से नहीं चलेगा। देखिए ये नहीं चलेगा सर, मैं आपको पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, आप बीच में ना टोके। आपको मैंने मौका दिया, आपको पॉइंट रखने के लिए आपको पूरा मौका दिया ना, आपको समय दिया कि नहीं दिया? ठीक है सर, ठीक है, ये ना ठीक है, जवाब चलिए, ठीक है, जवाब। हाँ, मेरे से सवाल पूछा गया। अच्छा, दूसरा, अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का जो मनोहर लाल जी का संकल्प था, वो संकल्प पूरा ही अहलनाबाद के अंदर हुआ। भाई साहब, ये कोई तरीका है क्या डिबेट करने का? तो आप इनका या तो आवाज बंद कीजिए, जितेंद्र जी आप इसको या तो आवाज बंद कीजिए। रावल साहब एक मिनट जरा, जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र जी, इनसे आपको ना प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश और सर आपको प्रदेश और देश की जनता देख रही है, अगर इस तरीके से करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। आप क्या बोल रहे हैं? आपने अगर सवाल रखा है तो आप उम्मीद करते हैं ना कि जवाब सुनेंगे। आपने सिर्फ सवाल करने के लिए किया क्या? जवाब नहीं सुनना चाहते आप जवाब सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं जितेंद्र चंदेलिया जी, आप सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते क्या? नहीं सुनना चाहते हैं। जरा सुनिए आप जरा। ठीक है सर, रावल साहब। हाँ, मैं अपनी बात को और जल्दी से पूरा करता हूं क्योंकि समय चंदेलिया जी ने खूब खा लिया। तीसरी बात, सबका साथ सबका विकास की बात कही। हाँ, सुनिए, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं तीनों लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं चाहता हूं कागज और पेन लेकर नोट करें इस बात को कि मनोहर लाल जी की सरकार ने केवल मुआवजा केवल फसल के खराबे का मुआवजा के लिए सिरसा जिला, जहां पर हमारी आज तक एक भी सीट नहीं आई थी, ना 14 में ना 19 में, हमने हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा अगर दिया है तो सिरसा के किसान को दिया, जिसमें एलनाबाद का किसान सबसे आगे रहा है। 1100 करोड़ रुपए का नोट कीजिए इस फिगर को नोट कीजिए, बीच में बोलने के बजाय इस फिगर को नोट कीजिए, थोड़ा सा शर्म महसूस कीजिए। आपने यहाँ की जनता की वोट लेकर अपनी सरकारें बनाई है राजवंत जी, उसके बाद आप बीच में बोल रहे हैं। आपने यहाँ पर सरकारें बनाई है और उसके बाद में जनता को कुछ नहीं दिया। हमने 1100 करोड़ देने के बाद यहाँ पर आए हैं, जबकि हमारा एक भी विधायक नहीं था। आप बताइए, आपने 100 करोड़ भी दिया क्या? आपने 50 करोड़ भी दिया क्या? हमने 1100 करोड़ दिया है, किसान को 1100 करोड़ दिया है। अगली बात सुनिए, अगर हिम्मत है तो अगली बात सुनिए, हिम्मत चाहिए सच को सुनने की। मैं सच को सुनाना चाहता हूँ, ये लोग बौखला चुके हैं और जनता इनको 30 तारीख को जवाब देने वाली है। आज ट्रेलर इस डिबेट पर देख चुके हैं आप लोग, किस प्रकार से गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तुम्हें बोलने नहीं देते। ये केवल गुंडागर्दी द्वारा, जितेंद्र जी जरा ठीक है, रावल साहब ठीक है, आपने ठीक है सर, आपने किसानों के लिए किया, लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है सर, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है। अगर किसानों के लिए आपने बहुत कुछ किया और किसानों तक वो चीजें पहुंची हैं, वो सुविधाएं पहुंची हैं, तो किसान नाराज क्यों है? जब ये देखिए बड़ी अच्छी बात आपने कही है। ये जो 1100 बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, बिल्कुल सिंपल सा ये उत्तर दूंगा मैं, अगर सुने आप जी। 1100 करोड़ जिसका मैंने फिगर दिया, जिससे दोनों बौखला गए, क्योंकि इन्होंने 11 करोड़ भी कभी नहीं दिए। 11 करोड़ भी दिए तो बता दें। किसान देखा चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर उत्कृष्ट उदाहरण है। किसान को पैसे मिले तो ये लोग बौखला गए। देखिए अब पूछते हैं सबका साथ सबका विकास। अभी प्रवक्ताओं के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी नोट कर जाएं सबका साथ सबका विकास की बात को। यहां पर सिरसा से चुनने के बाद, एलनाबाद से चुनने के बाद लोगों ने सरकारें चलाई हैं। एबीसी बिल्लू की सरकार थी कि नहीं थी? बिल्लू नहीं, ठीक है रावत साहब, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, ये जो 11 और कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, उनके राज में 2-2 रुपए के चेक आया करते थे। हुड्डा साहब ने 2-2 रुपए के चेक देकर बेइज्जत किया हरियाणा के किसान को। रॉबर्ट वाड्रा को 1100 एकड़ जमीन दे दी, हरियाणा की जमीन कौड़ियों के भाव दे दी रॉबर्ट वाड्रा, किसान बताकर उसको। ये यहाँ पर आकर बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं, किस प्रकार से बात करते हैं। अच्छा चलिए मेरे साथ
मेरे साथ तारका वाली चलिए, वहां पर देखिए किस प्रकार से जनप्रतिनिधि के अभाव में वहां पर छोटी छोटी समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। गांव के लोग तारका वाली गांव के लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, कांग्रेस के और लोकदल के गुंडे बाहर खड़े हैं, हम सुनना चाहते हैं भाजपा को, हमें सुनने नहीं दिया जा रहा। लिखित में शिकायत दी है। ठीक है सर, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है सर, ठीक है, आपने भी बात पूरी कर ली है। रजवन डहीलवाल, ठीक है, एक मिनट जरा जितेंद्र जी, ठीक है रावत साहब, ठीक है, सुनिए जरा, ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया। मेरी बात सुनकर मिर्ची लगती है लोगों को, क्योंकि मैं फैक्ट और फिगर के साथ बात कर रहा हूँ। शिवेंदु जी मैं फैक्ट और फिगर के साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए बीच में बोलते हैं। नहीं रावत साहब, ठीक है, उन्होंने सवाल किया था, आपने जवाब दिया, आपने जवाब दे दिया, जवाब में तो इंटरप्ट कर दिया इन लोगों ने। नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन रजवन जी, ठीक है, मैं सर सुनिए ना, बाकी पैनलिस्ट ने सर वो भी इंतजार कर रहे हैं, इनके झूठ का पर्दाफाश करना ठीक है, एक एक करके आप अपना, आपसे जो सवाल किया जाएगा आप उसका जवाब देते रहिए, ठीक है, एक मिनट सुनिए तो सही, रजवन जी, ठीक है सर, ठीक है। अब पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि कैंपेनिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्टार प्रचारक उतरे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी स्टार प्रचारक उतरे मैदान में, आपको क्या लगता है इंडियन नेशनल लोकदल, ठीक है सर, जितेंद्र जी जरा सुन तो लीजिए आप, ठीक है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल क्या प्रभावी तरीके से अपनी बातों को रख पाएगा? स्टार प्रचारकों का या फिर जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जो अमला सड़कों पर उतरा, जनता के बीच में कैंपेनिंग के लिए पहुंचा, कितना असर पड़ेगा उसका? थोड़ा सा चुप कर दीजिए, मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। देखिए रावल जी जरा एक मिनट, ठीक है, एक मिनट जरा सुनिए, जितेंद्र जी, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, ये दोनों शोर मचा रहे हैं, ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा जितेंद्र जी, मैं साफ कह रहा हूं आपको, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जब आपकी बारी आएगी तो आप अपनी बारी में बोलिएगा, आपको सवाल करने का मौका है, आप जवाब लीजिए ना, लेकिन शोर ना मचाएं प्लीज। आपसे शायद बेहतर बोल दें, मौका दीजिए एक बार राजेंद्र जी को। एक मिनट, राजेंद्र जी कांग्रेस के आदमी हैं, इनको मौका दीजिए एक बार बोलने का, इनको ये शायद कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता से बेहतर बोल रहे शायद। सर एक मिनट सुनिए जरा, रावत साहब गलतफहमी है, जितेंद्र चंदेलिया बोलते हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए खैर उस बात को, ठीक है। रजवन जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला को खाप पंचायतों ने समर्थन दिया, वहाँ की ब्राह्मण सभाओं ने पंचायत दिया, कौन सी खाप पंचायत ने, कौन सी नाम बताओ, उन्होंने वहाँ पे समर्थन दिया। नाम बताओ, एक मिनट रावल साहब, नाम बताओ, झूठ ना बोलो, पंचायतें किसकी है? नहीं नाम बताओ ना, नाम बताओ, मेरे घर की नहीं है। अरे नाम तो बताओ, किसी खास का नाम तो बताओ। अरे देखो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। वहाँ पे जो सम्मेलन हो, किसी किसान संगठन ने समझौता नहीं किया, कोई इनका स्वागत नहीं किया, इनका उनका दुत्कार किया, खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर मना किया, अभय सिंह चौटाला के झूठ का पर्दाफाश किया। क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं रावल साहब, ठीक है, एक मिनट जरा सुनिए ना, सुनिए, तो किसान संगठन नेताओं ने क्या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया? देखिए उनका स्वागत किया नहीं किया ना, ठीक है, जरा ठीक है, मैं वापस आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन अभी जरा उनको रजवन जी को बोलने दीजिए। सुनिए शिवेंदु जी, रजवन जी, किसान संगठन एक आंदोलन कर रहे हैं। रावत साहब एक मिनट जरा, रजवन जी को बात तो पूरी करने दीजिए, ठीक है, बोलिए, आप बोलिए, मेरे भाई हैं, आप बोलिए। कोई बात नहीं, हाँ जी बताइए सुवेंदु जी। रजवन जी, नहीं तो ये कैंपेनिंग को लेकर के जब अलग अलग नेता जब मैदान में उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, तो आईएनएलडी अपने आप को कहां देख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंपेनिंग का बड़ा असर रहा हो? प्रचारकों की फौज हो, इनके पास भले ही स्टार प्रचारकों की फौज हो, लेकिन ये उस फौज के साथ एक फौज लेके चल रहे हैं, क्योंकि गाँव में जनता इनको घुसने नहीं दे रही। दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक आम आदमी, जो उनके जो कमेरा वर्ग है, जो किसान और कमेरा वर्ग है, मैं बार-बार एक चीज कहता हूं, 2 वर्ग है, एक लुटेरा वर्ग और एक कमेरा वर्ग। आज लुटेरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कमेरा वर्ग चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर कार्यक्रम में आगे बढ़कर काम कर रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला है, चौधरी वहां पे ओम प्रकाश चौटाले जी गांव-गांव जाकर लोगों से उनको बता रहे हैं किस प्रकार कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनकी आवाज को दबाने का काम किया, और आज वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि जो व्यक्ति किसानों के आंदोलन को 11 महीने आंदोलन चल रहा है, और आज वो ना तो वहां पे कांग्रेस दिखाई दे रही है, ना भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। 26 जनवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए दिया था, और आज भी किसानों का है, और किसान ये बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया,
आज जब त्याग किया था तो वापस चुनाव लड़ने क्यों आ गए? किसने मांगा था? नाखून कटवाकर शहीद होने को किसने कहा था? और संगठन जा रहे हैं, नाखून कटवाकर शहीद होने को किसने कहा था? और उसके बाद नाखून कटवा लिया। अच्छा, एक चीज है रजवन जी, जब कैंपेनिंग के लिए पहुंच रहे हैं, आप भी अलग अलग इलाकों में पहुंचे होंगे, आपके नेता जब जमीन पर पहुंच करके जनता के बीच में पहुंचे होंगे, सभाएं की होंगी, रैली की होंगी, आपसे ये नहीं पूछा कि आपने इस्तीफा आखिर दिया क्यों? क्योंकि बार बार जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दलों का एक ही सवाल होता है कि सर अगर आपको चुनाव ही लड़ना था तो इस्तीफा दिया क्यों? देखिए मैं बता रहा हूँ इस चीज के लिए, ये इस्तीफा किस चीज के लिए दिया था? ये किसान आंदोलन को मजबूती के लिए दिया था। और उस समय क्या था कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और जो निर्दलीय विधायक थे वो जाकर किसानों के बीच में जा रहे थे और वो कह रहे थे कि हम भी त्याग पत्र दे देंगे, हम भी इस आंदोलन की मजबूती के लिए ये कर देंगे। और उस समय किसानों के पास कोई भी व्यक्ति जा रहा था, वो कह रहा था कि हमारा व्यक्ति वो होगा जो हमारे आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमारे बीच में मंच पे क्यों नहीं चढ़ने दिया फिर आपको? वो त्याग बेइज्जत क्यों किया आपको आंदोलन में? जब आप गए, राहुल साहब, आप जब आंदोलन में गए तो आपको बेइज्जत क्यों किया गया? आप माइक मांगते रहे, आप माइक के लिए तरसते रहे, आपको पूछा कौन चौटाला, कौन चौटाला? नहीं रावत साहब, एक मिनट, ठीक है किसानों की आवाज उठाने का काम किया है। ठीक है, जितेंद्र जी शामिल होइए, जितेंद्र जी, उसके बाद ठीक है। प्रदेश की जनता जानती है विदु रावत जी, एक मिनट जरा, एक मिनट, ठीक है विदु रावत जी, ठीक है जरा, मोदी जी की बच्चियां उधेड़ रहे हैं, मनोहर सरकार की बच्चियां उधेड़ रहे हैं, दुष्यंत जी आप इनके साथ। भाई एलनाबाद को जानते हो? एलनाबाद नाम बोलना नहीं आता क्या? एलनाबाद के विषय पर डिबेट कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर। इन्होंने मिलकर सरकारें चलाई है। एलनाबाद में जैसे सत्ता में रहते हुए जजपा और भाजपा की सरकार को सत्ता में रहते हुए हरियाणा के अंदर बड़ौदा में कांग्रेस ने हराया। उसी प्रकार इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, किसान मजदूर की जीत होगी, आम व्यक्ति की जीत होगी, बेरोजगार की जीत होगी, शिक्षित युवा की जीत होगी। जिस प्रकार इन्होंने हरियाणा को ठगा है, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा की जनता के सर पर मर दिया है। कांग्रेस में विरोध दल में होड़ है कि बीजेपी की बी टीम कौन बने? शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, रोबोट वाड्रा, चलिए ठीक है, जरा जल्दी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं। ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट जरा, राजेंद्र जी, इस चुनावी शोर के बीच में जो कैंपेनिंग की गई थी उसमें बहुत सारे दावे किए गए हैं, लेकिन इस वक्त क्या नजर आता है? क्या आपको नजर आता है त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधे सीधे दो पार्टियों के बीच की ये टक्कर है? क्या आपको नजर आता है? नहीं, मुझे लगता है कि उसमें ये गठबंधन प्रत्याशी और अभय सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। हाँ। और हार जीत किसी की भी हो सकती है और ये किसान फैक्टर बड़ा मुद्दा है। अगर वो अभय सिंह की जीत होती है तो इसका मतलब ये है कि किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है और वो ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जजपा के कैंडिडेट को तो बनने नहीं दे रहे उनका। चलिए ठीक है, थोड़ा समय कम है। संयुक्त जो शिवेंदु जी, ठीक है सर, ठीक है, माफी के साथ रुकना चाह रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि अहमदाबाद का उपचुनाव और इस उपचुनाव को लेकर के सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि आखिर किसान किसके साथ हैं? क्या महंगाई का मुद्दा इस उपचुनाव के अंदर उठने जा रहा है? और क्या अगर ये विषय उठते हैं तो जनता आखिर किसका साथ देती है? पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।